सोचिए अगर अचानक आपके शहर में लॉकडाउन लग जाए और आपको घर के अंदर कैद कर दिया जाए, ना इंटरनेट ना संगीत, कोई खबर, बस बाहर पसरा हुआ खौफनाक सन्नाटा। पहले दिन अजीब बेचैनी होती है, दूसरे दिन डर बढ़ने लगता है और चौथी रात अचानक दूर से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई संगीत देती है। उसके बाद घिसकते कदमों की आवाज, जैसे कोई जमीन पर पैर घसीटता हुआ आपके घर के बाहर घूम रहा हो। आप हिम्मत करके खिड़की से झांकते हैं और जो देखते हैं उससे खून जम जाता है। कुछ लोग सड़कों पर अजीब तरीके से चल रहे हैं, उनकी हरकतें इंसानों जैसी नहीं है, आंखों में होश नहीं, बस भूख और हिंसा। सुबह जब आप दरवाजा खोलने की हिम्मत जुटाते हैं तो बाहर खून जैसे निशान और गहरी खरोंचें दिखाई देती हैं, जैसे किसी ने रात भर अंदर घुसने की कोशिश की हो। तभी सच सामने आता है, एक खतरनाक वायरस लोगों को ज़ॉम्बी में बदल रहा है। अब सवाल यह है, अगर आप ऐसी हालत में फंस जाए तो क्या करेंगे? क्या आप दरवाजा खोलेंगे या सांस रोके चुपचाप छिपे रहेंगे? और अगर दस्तक आपके नाम से हो तो क्या तब भी भरोसा करेंगे? यही है आज की कहानी, जहां ज़ॉम्बीज का आतंक शहरों को निगल रहा है और फैसला होना बाकी है। जीत इंसानों की होगी या भूख की मौत? अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मैं अपने छोटे से शांत टाउन की तरफ देखता हूँ, मुझे कभी नहीं लगा था कि हमारी सुकून भरी जिंदगी इतनी जल्दी बदल जाएगी। यहाँ लोग हंसी खुशी बिना किसी टेंशन के जी रहे थे और मैं भी संगीत, अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ बिल्कुल सामान्य दिन गुजार रहा था। लेकिन फिर न्यूज पर एक खबर चलनी शुरू हुई। एक खतरनाक वायरस पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है। एंकर्स बता रहे थे कि जो भी इस वायरस का शिकार हो रहा है वह अजीब तरह से बिहेव कर रहा है, दूसरों को काटकर उन्हें भी अपने जैसा बना रहा है, बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की तरह। शुरुआत में मैंने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया, मुझे लगा ये कोई छोटा मोटा संक्रमण होगा, कुछ दिनों संगीत में कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन हालात बिगड़ते चले गए, एक के बाद एक लोग मरने लगे, डॉक्टर इलाज ढूंढने में लगे थे, सरकार कोशिश कर रही थी, संगीत पुलिस सख्ती बढ़ा रही थी, लेकिन वायरस रुकने का नाम नहीं ले रहा था। फिर अचानक ऐलान हुआ कि इन्फेक्टेड इलाकों को क्वारंटाइन किया जाएगा और हमारा टाउन भी उसमें शामिल। संगीत था, उस रात सब कुछ बदल गया। अंधेरा होते ही आर्मी के ट्रक हमारे टाउन में घुस आए, हथियार बंद सैनिक हर गली में तैनात हो गए और लोगों को उनके ही घरों में बंद करना शुरू कर दिया गया। शोर सुनकर मैं भी बाहर निकला, मैंने ऐसा माहौल पहले कभी नहीं देखा था। मेरा बेटा गुस्ताव डर कर संगीत मुझसे पूछने लगा कि यह सब क्यों हो रहा है, खासकर जब रेडियो भी बंद कर दिए गए थे। मेरे संगीत पास कोई साफ जवाब नहीं था, बस इतना एहसास था कि यह वायरस हमारी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। धीरे धीरे मुझे शक होने लगा कि न पुलिस पूरी सच्चाई संगीत बता रही है और न ही टीवी चैनल्स। ऐसा लग रहा था जैसे सरकार जानबूझकर संगीत असली खतरे को छुपा रही हो ताकि लोग ज्यादा घबराए नहीं। मैंने अपनी फैमिली को सख्ती से घर के अंदर ही रहने को कहा, लेकिन उसी रात बाहर फिर शोर मचा। कुछ लोग संगीत टाउन छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे, आर्मी ने उन्हें बंदूक के दम पर वापस भेज दिया। उसी पल मुझे समझ आ गया कि इस टाउन से बाहर जाना अब नामुमकिन है। अगली सुबह से आर्मी ने घर घर जाकर जांच शुरू कर दी। सबको बताया गया कि जो भी इन्फेक्टेड होगा उससे टाउन के स्कूल कैंप में ले जाया जाएगा जहां उसका इलाज किया जा रहा है। दिन गुजरते गए, संगीत न्यूज चैनल बार लोगों से अपील कर रहे थे कि सरकार के साथ सहयोग करें और घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। लेकिन अजीब बात यह थी कि इतने दिनों बाद भी हमारे टाउन में एक भी इन्फेक्टेड सामने नहीं आया था, फिर भी क्वारंटाइन हटाया नहीं गया। अब मेरे मन में डर से ज्यादा सवाल थे, अगर यहाँ कोई इन्फेक्शन नहीं है तो हमें कैद क्यों रखा गया है, आखिर हमसे क्या छुपाया जा रहा है। इसी बीच मैं देखता हूँ कि केसपर नाम का एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड एना से कह रहा है कि कुछ भी हो जाए वो बाहर मत जाए, लेकिन एना उसकी एक नहीं सुनती क्योंकि उसे हर हाल में इस टाउन से बाहर निकलना था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच संगीत जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। उनकी चीख पुकार इतनी बढ़ जाती है कि आर्मी वाले उनकी दहलीज तक पहुंच जाते हैं। वह एना को सख्त लहजे में आदेश देते हैं कि वह सरकार के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकती, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सुनकर केसपर किसी तरह एना को आर्मी से बचाते हुए अंदर ले आता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। लेकिन अब मुझे साफ समझ आने लगा था कि आर्मी किसी भी संगीत कीमत पर किसी को बाहर नहीं जाने देगी, इसलिए वह पूरे घर को पर्दों और मोटी शीट संगीत से चारों तरफ से सील कर देते हैं। यानी लॉकडाउन अब पहले से भी ज्यादा टाइट हो चुका था। मैं भी इस मुश्किल वक्त में जैसे तैसे अपने परिवार संगीत के साथ समय गुजारने की कोशिश करता हूँ, पुरानी वीडियो देखकर अच्छे पलों को याद करता हूँ, और इसी तरह पूरा एक संगीत महीना गुजर जाता है। सर्वाइव करने के लिए आर्मी वाले हर घर के सामने राशन और पानी रख जाते हैं, जो अब हमारे जीने की आखिरी वजह बन चुका था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि हमें बाहर के हालात के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। जो थोड़ी बहुत खबर न्यूज चैनलों से मिलती थी वो भी आनी बंद हो गई। इंटरनेट पूरी संगीत तरह ठप पड़ चुका था। हमारा टाउन बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुका था और समय समय पर बाहर से गोलियों की आवाजें गूंजती थी। हर बार हम सब सहम जाते थे क्योंकि हमें नहीं पता था कि उन गोलियों का शिकार कौन बन रहा है। इसी बीच मेरे घर के बाहर हलचल होती है। गुस्ताव शीट में छोटा सा सुराख कर बाहर झांकता है और देखता है कि कई सोल्जर्स संगीत सोनिया के घर में घुस रहे हैं, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी। देखते ही देखते वह सोनिया के पिता को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। ये देखकर गुस्ताव खुद को रोक नहीं पाता और बाहर निकलने की कोशिश करता है ताकि वह सोनिया के फादर संगीत को बचा सके, लेकिन मैं उसे रोक देता हूँ। मैं उससे समझाता हूँ कि इस वक्त अपनी फैमिली की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। मैं सोनिया के पिता के लिए अपनी पूरी फैमिली को खतरे में नहीं डाल सकता। मेरे कहने पर वो रुक तो जाता है, लेकिन जैसे ही मैं अपने कमरे में जाता हूँ वो मौका देखकर टेंट फाड़ देता है और चुपके से घर से बाहर निकलकर सोनिया के घर में घुस जाता है। अंदर झांककर वो देखता है कि सोनिया अपनी माँ के साथ सही सलामत बैठी है।
लेकिन उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर सोल्जर्स पकड़े गए लोगों के साथ कर क्या रहे हैं। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए वो सोल्जर्स का पीछा करने का फैसला करता है और उन्हें फॉलो करते हुए स्कूल वाले कैंप तक पहुंच जाता है, जहां सभी इन्फेक्टेड लोगों को बंद करके रखा गया था। वो धीरे धीरे आर्मी कैंप के पास पहुंचता है और छिपकर अंदर देखता है, जहां का नजारा बेहद डरावना था। सैनिक कई लोगों को रस्सियों से बांधकर बिल्डिंग के अंदर ले जा रहे थे। कुछ लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई उनकी बात देखे नहीं सुन रहा था। कैंप के एक कोने में बहुत सारी लाशें ढेर की तरह पड़ी थी। ये देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। अब उसे समझ आने लगता है कि यह बीमारी संगीत कितनी खतरनाक है और तभी उसकी नज़र एक बड़े ट्रक पर पड़ती है जो थोड़ा सा खुला खड़ा था। ये देखकर संगीत मैं देखता हूँ कि गुस्ताव धीरे धीरे उस ट्रक के पास जाता है। वो चारों तरफ नजर दौड़ाता है कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर हिम्मत करके वह ट्रक का दरवाजा खोल देता है और संगीत जैसे ही दरवाजा खुलता है अंदर से एक बॉडी धड़ाम से नीचे गिर जाती है। आवाज होते ही वह घबरा कर पीछे हट जाता है। उसी पल कुछ संगीत सैनिक उसकी तरफ देखने लगते हैं। अचानक पूरे कैंप में सायरन बजने लगते हैं, लाल लाइटें चमकने लगती हैं और वह डरकर भागना शुरू कर देता है। सैनिक भी उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। वह बिना पीछे देखे पूरी ताकत से भागता है और किसी तरह कैंप से दूर निकल जाता है। लेकिन इस अफरा-तफरी में कोई यह नहीं देख पाता कि जिस ट्रक का दरवाजा खोला गया था उसके अंदर कुछ हिल रहा है। वो गिरी हुई बॉडी धीरे धीरे संगीत उठती है और ट्रक से बाहर निकल जाती है। उधर वो थोड़ी दूर जाकर रुकता है और पीछे मुड़कर देखता संगीत है। उसे लगता है कि सारे सैनिक अचानक कैंप की बिल्डिंग की तरफ भाग रहे हैं, जैसे वहां कुछ बहुत गलत हो गया हो। शहर के लोगों को लगने लगता है कि संगीत शायद लॉकडाउन खत्म होने वाला है, क्योंकि कई आर्मी गाड़ियां शहर से बाहर जाती हुई दिखाई देती हैं। वह जल्दी जल्दी घर की तरफ संगीत भागता है। घर पहुंचते ही मैं राहत की सांस लेता हूं, क्योंकि वह घर पर नहीं था और मैं बुरी तरह परेशान हो चुका था। संगीत मैं उससे पूछता हूं कि वह कहाँ गया था। तब वह बताता है कि वह आर्मी कैंप तक गया था और उसने वहां बहुत डरावनी चीजें देखी। वो कहता है कि सैनिक लोगों संगीत को बांधकर अंदर ले जा रहे थे। बाहर लाशों का ढेर लगा था। ये सुनकर मेरी चिंता और बढ़ जाती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। मैं संगीत दरवाजा खोलता हूं तो सामने सोनिया और उसकी मां खड़ी होती है। दोनों बुरी तरह डरी हुई। सोनिया बताती है कि उसके पिता को आर्मी वाले ले गए क्योंकि वह बीमार हो गए थे। उसकी मां भी बेहद कमजोर लग रही होती है। हालात देखकर मैं उन्हें अंदर आने देता हूं, लेकिन एली को ये बात पसंद नहीं आती। वो कहती है कि ऐसे खतरनाक समय में किसी को घर में लाना ठीक नहीं है। फिर भी मैं मना नहीं कर पाता। उधर गुस्ताव खुश होता है क्योंकि अब सोनिया उसके साथ है। थोड़ी देर बाद सोनिया उसे अलग ले जाकर धीमी आवाज में एक डरावनी बात बताती है। वह कहती है कि उसके पिता बीमार होने के बाद अचानक बदल गए थे। उनका व्यवहार अजीब हो गया था और उन्होंने उसकी मां को काट लिया था। ये सुनकर वह सन्न रह जाता है, लेकिन वह सोनिया को संभालता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसके साथ है। वो ये बात मुझसे छुपा लेता है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं मैं सोनिया और उसकी मां को घर से बाहर ना निकाल दूं। उसी समय मेरा दोस्त कैश पर घर संगीत आता है। वो बहुत घबराया हुआ होता है। वो बताता है कि स्कूल वाली बिल्डिंग में सैनिक गोलियां चला रहे थे क्योंकि वहां कुछ लोग अचानक दूसरों पर हमला करने लगे थे। अब हमें समझ आने लगता है कि बीमारी तेजी से फैल रही है। मैं तुरंत फैसला करता हूं कि घर को पूरी तरह सुरक्षित करना होगा। हम सब मिलकर दरवाजों और खिड़कियों को बंद करते हैं, लकड़ी के तख्ते लगा देते हैं ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। घर के अंदर डर और सन्नाटे का माहौल छा जाता संगीत है। इसी बीच सोनिया अपनी मां के हाथ का घाव देखती है जो पहले से बड़ा होता जा रहा था, लेकिन वह किसी को कुछ नहीं बताती। धीरे धीरे रात हो जाती है। गुस्ताव, संगीत और सोनिया ऊपर जाते हैं और खिड़की से बाहर झांकते हैं। बाहर कुछ लोग अजीब तरह से घूम रहे होते हैं। उनकी चाल धीमी, टेढ़ी और असामान्य होती। संगीत है जैसे वह इंसान नहीं, कुछ और बन चुके हो। मैं देखता हूं कि गुस्ताव कमरे की लाइट जला देता है और बस कुछ ही सेकंड में नीचे खड़े कई ज़ॉम्बी उस रोशनी की तरफ अपना सिर घुमा लेते हैं। वो धीरे धीरे हमारे घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर उसका संगीत चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। सोनिया तुरंत लाइट बंद कर देती है और जैसे ही अंधेरा छा जाता है, ज़ॉम्बी वापस मुड़ जाते हैं। उसी पल संगीत हमें समझ आ जाता है कि यह चीजें रोशनी की तरफ आकर्षित होती हैं। तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। दरवाजा खोलते ही कैस्पर, संगीत की गर्लफ्रेंड एना, अंदर आ जाती है। वो कांप रही होती है। वो बताती है कि अब पूरा शहर ज़ॉम्बियों से भर चुका है और बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अब साफ हो जाता है कि हमें खुद ही अपनी जान बचानी होगी। अगली सुबह हम सब बैठकर प्लान बनाते हैं कि खाने पीने संगीत की चीजों को बहुत संभाल कर इस्तेमाल करना होगा। लेकिन हमें नहीं पता था कि असली मुश्किल अभी शुरू संगीत होने वाली है। अगले 2 दिन हम घर के अंदर ही बंद रहते हैं। बाहर निकलना अब मौत को बुलाने जैसा हो चुका था। खाना भी कम होता जा रहा था, इसीलिए हम सब थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान छोटी मैगी मेरे पास आती है। वो उदास संगीत होती है। वो कहती है कि उसका पालतू खरगोश सुबह से नहीं मिल रहा। वो मुझसे उसे ढूंढने को कहती है। मैं एक पल के लिए चुप हो जाता हूँ, क्योंकि सच ये था कि खाने की कमी के कारण मैं और कैस्पर उसी खरगोश को खा चुके थे। लेकिन मैं ये बात अपनी बेटी को नहीं बता सकता था। मैं मुस्कुराने संगीत की कोशिश करता हूँ और कहता हूँ कि शायद वह बाहर भाग गया होगा और वादा करता हूँ कि सब ठीक होने पर मैं उसके लिए बहुत सारे खरगोश लाऊंगा। वो थोड़ा शांत तो हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों में सवाल अभी बाकी रहते हैं। अब घर में खाना लगभग खत्म हो चुका था, इसलिए मैं और कैस्पर फैसला करते हैं कि बाहर जाकर राशन ढूंढना ही पड़ेगा। हम दोनों गन लेकर घर से बाहर निकलते हैं। बाहर का नजारा रूह कंपा देने वाला था।
सड़कें खाली पड़ी थी, गाड़ियां टूटी हुई, कुछ घरों के दरवाजे खुले और हर तरफ डरावना सन्नाटा। हम धीरे धीरे आर्मी कैंप की तरफ बढ़ते संगीत हैं। वहां पहुंचकर देखते हैं कि कैंप पूरी तरह खाली पड़ा है, ना कोई सैनिक ना कोई हलचल। अब समझ आ जाता है कि यहाँ भी सब खत्म हो चुका है। हम आगे बढ़ते हैं और शहर से बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन कुछ दूर जाकर देखते हैं कि मेन रोड बड़े बड़े पत्थरों से बंद कर दी गई है। रास्ता पूरी तरह ब्लॉक है। अब साफ हो जाता है कि इस शहर को हमेशा के लिए सील कर दिया गया है। मजबूरी में हम पास के एक स्टोर में जाते हैं। अंदर का नजारा बर्बादी का सबूत दे रहा था। शेल्फ, संगीत, खाली सामान फर्श पर बिखरा हुआ, सब कुछ पहले ही लूटा जा चुका था। तभी हमें एक औरत दिखाई देती है जो कुछ खाने की चीजें इकट्ठा कर रही संगीत होती है। तभी स्टोर के बाहर से अजीब सी आवाज आती है। कैस्पर धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचता है, अचानक कोई संगीत उसे अंदर की तरफ खींच लेता है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि मैं समझ ही नहीं पाता। मैं दौड़कर आगे बढ़ता हूं और देखता हूं कि एक ज़ॉम्बी कैस्पर पर हमला कर चुका है। वह छूटने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे बुरी तरह जकड़ लेता है। उसी पल और भी ज़ॉम्बी अंदर घुसने संगीत लगते हैं। मैं तुरंत कैस्पर की गन उठाता हूं, उस औरत को साथ पकड़ता हूं और स्टोर से बाहर भागता हूं। बाहर निकलते ही दरवाजा बंद कर देता हूं ताकि वह अंदर ही फंसे रहे। लेकिन बाहर खड़े होकर मेरी सांसें तेज चल रही होती हैं, क्योंकि अभी कुछ संगीत की पलों पहले मैंने अपने सबसे करीबी दोस्त को खो दिया था। मैं देखता हूं कि मैं उस औरत से उसका खाना मांगता हूं, लेकिन वह रोने लगती है। वो कहती है कि उसके 2 छोटे बच्चे घर पर भूखे हैं। अगर वह ये खाना नहीं ले जाएगी तो उसके बच्चे मर जाएंगे। लेकिन उस वक्त मेरे अंदर का गुस्सा काबू से बाहर हो चुका होता है। मुझे कैस्पर की मौत याद आती है, उसका वो आखिरी पल, और मैं बिना कुछ सुने संगीत उसके हाथ से सारा खाना छीन लेता हूं और घर की तरफ लौटने लगता हूं। उधर घर के अंदर एक और बड़ी घटना हो चुकी होती है। सोनिया की मां की हालत अचानक बहुत संगीत खराब हो जाती है और कुछ ही देर में उनकी सांसें रुक जाती हैं। ये देखकर सोनिया टूट जाती है। वह जोर जोर से रोने लगती है। संगीत लेकिन गुस्ताख उसे संभालता है। दोनों मिलकर उसकी मां के शरीर को कपड़े से ढक देते हैं, ये सोचकर कि बाद में उन्हें दफना देंगे। तभी एली घबराए हुई अंदर आती है। वह बताती है कि मैगी घर में नहीं है। ये सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। गुस्ताव और एली संगीत तुरंत बाहर भागते हैं। वह पागलों की तरह मैगी को ढूंढने लगते हैं। घर के अंदर अब सिर्फ सोनिया और एना रह जाती है और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि जिस शरीर को वह मरा हुआ समझ रही है, वह धीरे धीरे बदल रहा है। उधर मैगी अपने पालतू खरगोश को ढूंढते हुए अकेली सड़क पर घूम रही होती है। उसे बाहर के खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं होता। चलते चलते उसे अपनी पुरानी पड़ोसन दिखाई देती है। वह खुश होकर उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वह औरत अपना चेहरा घुमाती है, उसका चेहरा खून से सना हुआ और आंखें पूरी तरह खाली होती है। मैगी जोर से चीख उठती है। उसकी आवाज मैं दूर से सुन लेता हूँ। मैं खाना छोड़कर पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ता हूँ। उसी समय गुस्ताव और एली भी वहां पहुंच जाते हैं। गुस्ताव बिना सोचे उस ज़ॉम्बी पर हमला कर देता है, लेकिन आवाज सुनकर और भी ज़ॉम्बी वहां आने लगते हैं। मैं गन से गोली चलाता हूं और किसी तरह गुस्ताव और एली को बचाता हूं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो ज़ॉम्बी मैगी को काट चुका होता है। ये देखकर मेरी संगीत रूह कांप उठती है। फिर भी हम मैगी को उठाते हैं और तेजी से घर की तरफ भागते हैं। हमें अभी नहीं पता होता कि यह एक काटना संगीत आगे क्या तूफान लाने वाला है। हम मैगी को घर के अंदर लाते हैं। वह दर्द से करा रही होती है। उसके हाथ पर काटने का गहरा निशान साफ दिखाई दे रहा होता है। एली डर से कांप संगीत रही होती है, लेकिन वह खुद को संभालते हुए बार बार कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। गुस्ताव ऊपर सोनिया को बुलाने जाता है ताकि वह फर्स्ट एड कर सके, लेकिन जैसे ही वो कमरे के पास पहुंचता है, अंदर का नजारा देखकर ठिठक जाता है। सोनिया के हाथ में एक तेज चीज होती संगीत है और उसकी मां का शरीर जमीन पर पड़ा होता है। सोनिया बुरी तरह रो रही होती है। वो बताती है कि उसकी मां अचानक उठ बैठी और संगीत ज़ॉम्बी बनकर उन पर हमला करने लगी। खुद को बचाने के लिए उसे अपनी ही मां को मारना पड़ा और फिर वो एक और डरावनी बात बताती है। एना संगीत को भी उसकी मां पहले ही काट चुकी थी। ये सुनकर गुस्ताव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसी समय मैं नीचे दरवाजे को मजबूत कर रहा संगीत होता हूं ताकि बाहर के ज़ॉम्बी अंदर ना आ सके। तभी पीछे से हल्की सी आहट सुनाई देती है। मैं धीरे से मुड़ता हूं और देखता हूं कि एना संगीत अब पूरी तरह बदल चुकी है। उसका चेहरा डरावना हो चुका है, आंखें खाली, और वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही है। मैं जैसे ही मुड़कर एना संगीत को उस हालत में देखता हूं, मुझे समझ आ जाता है कि अब उसे बचाया नहीं जा सकता। मजबूरी में मैं उस पर हमला करता हूं और उसे खत्म कर देता हूं। उस पल मेरा चेहरा पत्थर जैसा हो जाता है, क्योंकि हालात मुझे अंदर से लगातार कठोर बनाते जा रहे होते हैं। लेकिन असली दर्द अभी बाकी था। मैगी की हालत धीरे धीरे बदलने लगती है। उसका संगीत शरीर ठंडा पड़ने लगता है। उसकी सांसें अजीब हो जाती हैं। मैं सब समझ जाता हूँ। मैं एली को अलग ले जाकर कहता हूँ कि मैगी को ज़ॉम्बी बनने से पहले रोकना होगा, वरना वह किसी और को नुकसान भय पहुंचा सकती है। ये सुनते ही एली टूट जाती है। वह जोर से मना कर देती है। वो अपनी बेटी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। वो मैगी को सीने से लगाकर रोने लगती है। उसी समय घर के बाहर सैकड़ों ज़ॉम्बी इकट्ठा होने लगते हैं। उन्हें खून की गंध आ चुकी होती है। वह दरवाजे पर जोर जोर से धक्का देने लगते हैं। मैं जल्दी जल्दी खिड़कियां बंद करता हूं और दरवाजे को पकड़कर रोकने की कोशिश करता हूं। उधर एली मैगी को उठाकर बेडरूम में चली जाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। छत पर गुस्ताव और सोनिया बाहर झांकते हैं और देखते हैं कि घर को चारों तरफ से ज़ॉम्बियों ने घेर लिया है। इतने सारे ज़ॉम्बी देखकर उनके होश उड़ जाते हैं।
तभी गुस्ताव को याद आता है कि यह रोशनी की तरफ आकर्षित होते हैं। दोनों छत पर आग जला देते हैं। जैसे ही आग भड़कती है, ज़ॉम्बियों का ध्यान ऊपर चला जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर दोनों पीछे संगीत की तरफ से नीचे उतरते हैं और चुपचाप घर से दूर निकल जाते हैं। उधर मैं बेडरूम का दरवाजा खोलता हूं तो संगीत देखता हूं कि एली अब हार चुकी है। उसकी आंखों में उम्मीद खत्म हो चुकी होती है। उसी पल मैगी पूरी तरह बदल जाती है। वो अचानक एली पर झपटती है और उसे काट लेती है। संगीत, मैं ये सब अपनी आंखों से देखता हूँ, लेकिन मैं अपनी ही बेटी पर गोली नहीं चला पाता। मेरे हाथ कांपने लगते हैं। मैं अंदर से पूरी तरह टूट संगीत जाता हूँ। धीरे धीरे मैं गन नीचे रख देता हूँ। मैं अपनी पत्नी और बेटी को आखिरी बार देखता हूँ और फैसला कर लेता हूँ कि मैं उनसे अलग नहीं रह सकता। मैं खुद को उनके सामने छोड़ देता हूँ और मैगी मुझे भी काट लेती है। इस तरह मेरा पूरा परिवार खत्म हो जाता है। उधर गुस्ताव, संगीत और सोनिया जंगल की तरफ भागते रहते हैं। वह बिना रुके दौड़ते हैं। उन्हें नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन वह जानते हैं कि रुकना मतलब मौत। कुछ संगीत दूर जाकर वह पीछे मुड़कर देखते हैं। तभी शहर की दिशा से जोरदार धमाकों की आवाज गूंजती है। आसमान में आग की लपटें संगीत उठने लगती है। आर्मी पूरे शहर पर बम गिरा रही होती है ताकि यह संक्रमण फैल ना सके। गुस्ताव और सोनिया समझ जाते हैं कि अगर वह घर में संगीत रुक जाते तो अब तक जिंदा नहीं होते। दोनों चुपचाप जंगल के अंदर आगे बढ़ते जाते हैं। उनके चेहरों पर डर भी है, थकान भी, लेकिन अब उनके पास जिंदा रहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। संगीत और यहीं से उनकी एक नई और अनजान यात्रा शुरू होती है। इसी डरावने और दिल तोड़ देने वाले मोड़ के साथ यह कहानी खत्म हो जाती।